नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड समाचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा अनुसार साल 2025 में राज्य में रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। कहा यह भी गया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ और बद्रीनाथ को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी करने का और जारी रखने का अनुरोध किया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजे का प्रावधान किया था और ये सुविधा अब 30 जून को खत्म हो रही है। इन सभी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ पीएम मोदी को लोहाघाट के नजदीक स्थित मायावती आश्रम आने का भी न्योता दिया गया। और उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में जल्द ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार पर परिसीमन में धांधली करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार प्रेस क्लब में बसपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल और प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर और बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधायक सरवत करीम अंसारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। और इसी दौरान बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि राज्य सरकार नियमों के विपरीत जाकर हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन कर रही है। इस धांधली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रदेश प्रभारी चरण सिंह दिनकर ने कहा है कि भाजपा सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए सरकार हरिद्वार में चुनाव करवाना नहीं चाहती। कहा यह भी जा रहा है कि अब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने वाले हैं तो सरकार परिसीमन के नियमों में विपरीत कार्य कर रही है। और ये भी चेतावनी दी गई कि अगर सरकार ने नियमों के अनुसार काम नहीं किया तो बसपा वक्त आने पर सरकार को कड़ा और कठोर जवाब देगी। जो जिला पंचायत के चुनाव होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों के पूरे उत्तराखंड की बजाय केवल हरिद्वार जनपद में ही हो रहा है। हर परिषद में बहुजन समाज पार्टी अपने मेंबर जिताएगी और बोर्ड का गठन करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में, जिस पार्टी के नेतृत्व में राज्य की सरकार है, वो परेशान है। वो दुनिया का जुगाड़ पानी कर रहे हैं, वो तितर बितर कर रहे हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया और एक बार जब परिसीमन कर दिया गया तो फिर दोबारा परिसीमन कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अभी 2021 की जनगणना जारी नहीं हुई। जो 2021 की जनगणना है, जब वो जारी नहीं हुई है, वो वैलिड नहीं है, तो 2011 के आधार पर ही जब किया जाना था और परिसीमन जब कर दिया गया था तो फिर मान लीजिए कहीं पर टाउन एरिया इन्होंने घोषित कर दी, उस एरिया को शहरी घोषित कर दिया। तो जिस ब्लॉक में जिस एरिया को किया गया वहीं पर केवल उसमें संशोधन। पहले परिसीमन हो चुका, दूसरा जियो कर दिया, पूरे जिले का होगा। पहला जियो कैंसिल नहीं किया, पहले तो पहला जियो सरकार कैंसिल करे। और ये भी बताया कि पहला आरक्षण का जो इन्होंने जियो किया था, आरक्षण स्थगित हुआ था, ना कि परिसीमन स्थगित हुआ था। आरक्षण स्थगित किया था, ना कि परिसीमन स्थगित किया था। तो जहां से स्थगित किया वहां से शुरू करोगे ना, या 50 साल पीछे करोगे? बिल्कुल धांधले का आरोप है, आरोप सिद्ध करेंगे। ये जियो है इतने, आप देख लो। चाहो तो आप फोटो स्टेट कराओ, अगर आपको मशीन आ, पूरे जियो है, पूरी चिट्ठियां हैं, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इसमें भी लगे हैं बिंदुवार। पहले परिसीमन। और इस बीच हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल की मुजाल चोवा लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलर करने और सैलरी बढ़ाने के अलावा अपनी अन्य मांगों को पूरी करने के चलते सैकड़ों कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने ये बताया है कि हम अपनी सैलरी बढ़ाने और कई कर्मचारियों को रेगुलर करने के अलावा अपनी अन्य मांग को लेकर पिछले कई महीनों से कंपनी प्रबंधन को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने कार्य बहिष्कार करने का
फैसला लिया था और कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन भी किया था। कई दिन के कार्य बहिष्कार के बाद कंपनी प्रबंधन ने हमारी मांगे मान ली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में हमारा लिखित में समझौता भी हुआ था और अब फिर लिखित समझौते का समय पूरा होने पर कंपनी प्रबंधन द्वारा उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सभी कर्मचारी यहाँ किराए के मकान पर रह रहे हैं और इसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर किराया और राशन वालों का भी हर महीने पैसा देना होता है और इसी तरह से अगर परिस्थितियों में कर्मचारियों के सामने बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। हालांकि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त मधु नेगी ने बताया है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के मिनिमम वेतन को बढ़ोतरी की गई है, फिर भी कुछ कंपनियों में इसको लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब कंपनी प्रबंधन ने इस मामले को लेकर बात की है और जल्द ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अगर मामले का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो ये मामला लेबर कोर्ट में भी भेजा जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या है, मांग पत्र को लेकर विवाद चला रहा है पिछले 11 महीनों से। उसमें हमारी 3 मांगे मुख्य हैं। नंबर 1 है लड़कों का स्थायीकरण, जो कि लड़के यहाँ 12 साल से कार्य कर रहे हैं, उन लड़कों को रेगुलर नहीं किया जा रहा, उनको सबको ट्रेनिंग दर्शाया गया हुआ है। दूसरा है लड़कों की वेतन बढ़ोतरी। तीसरा है हमारे 3 लड़के जो हैं बाहर का रखे हैं, उनमें 2 श्रमिक प्रतिनिधि है और 1 श्रमिक है, उनको अंदर लेने का। इस कारण ये जो है विवाद उत्पन्न हुआ और लड़के धरने पर बैठ गए। हेड मैनेजमेंट गुड़गांव बैठता है, वो साल में 1 बार आए, उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया कि करेंगे। ऐसे ही पिछली बार भी उन्होंने 2 साल में करा था ऐसे ही, और स्ट्राइक करने के बाद ही करा था। श्रम विभाग में जो श्रमायुक्त साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बस डेट लगती रहती है। हम भी जाते रहे, ये भी जाते रहे, अगली में करेंगे, आगे कर। और करेंगे अगली खबर की ओर। लालकुआं किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सजना गांव में बीते दिनों कुछ दबंगों द्वारा की गई दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर अब राजनीतिक सियासत भी शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि इस मामले में नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने दोषी युवाओं को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। साथ ही साथ इंद्रपाल आर्य का यह कहना है कि अगर प्रकरण में एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो समस्त कांग्रेस जन धरने पर बैठ जाएंगे और धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस बीच आपको बता दें कि देर रात को लालकुआं पहुंचे नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सौजाना गांव में दलित युवक की बेरहमी से जो पिटाई की गई थी उसके विरोध में प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगर दलितों पर होने वाले अत्याचार बंद नहीं किए गए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि दलित का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है, जिसके कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। मुझे सोशल मीडिया के वजह से एक संज्ञान में आया है कि किच्छा तहसील संजना गांव का एक व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है, ये तो बिल्कुल एक इंसानियत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसमें एक दलित समाज का व्यक्ति बताया जा रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति को अगर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक इस तरीके से मारा जा रहा है, एक महिला उसकी जान बचाने के लिए बार बार गिड़गिड़ा रही है और लेकिन जो उस पर लाठीचार्ज और लातों घुसे चला जा रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि ये हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। लेकिन अगर किसी का कसूर भी होता है तो प्रशासन है, शासन है, उसमें शिकायत कर सकता है, कानून है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में पूरी कानून की धज्जियां उड़ा जा रही है। एक दलित समाज के व्यक्ति को ऊपर इस तरीके से हत्या करना, मतलब उस तरीके से हत्या के साजिश के तहत उसको इस तरीके से मारना। और अब आपको बता दें कि मामला रुड़की का है, जहां विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे परेशान किया गया। आरोप है कि विवाहिता गर्भवती है और जब वो गर्भवती हुई तो उसका उपचार नहीं कराया गया, जिस कारण बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। आरोप ये भी सामने आया कि कुछ महीने पहले ही उसके जेठ द्वारा उसे कमरे में अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। इसकी शिकायत ससुराल वालों से जब उसने की तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद विवाहिता अपने मायके आ गई थी। आरोप ये भी है कि 15 मई को उसका पति घर आया और 3 तलाक दे दिए।
बता दें आपको कि इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने पति के घर जाने की बात कही थी और यह आरोप है कि पति का कहना था कि 3 तलाक दे दिया गया है, इसलिए मेरी पसंद के व्यक्ति से हलाला करना पड़ेगा, जिस कारण विवाहिता सदमे में आ गई है। इसके बाद विवाहिता आज कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर पुलिस से पति और ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपना मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी की थी। सीएम धामी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान गुरुवार को शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। इसी भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार के कामकाज से लेकर तमाम राजनीतिक और समाज सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश सरकार में आने वाले दिनों में बांटे जाने वाले दायित्वों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने उपचुनाव दृष्टि पत्र के आधार पर विकास का एजेंडा तय किया है और इसके अनुरूप अब कई अहम निर्णय लिए जा चुके हैं। और इस बीच बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने वाला समय थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है। बता दें कि प्री मानसून उत्तराखंड दस्तक दे चुका है, जहां पर्यटन विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें यात्रियों के साथ बातचीत की गई है और यात्रियों से मौसम के हिसाब से यात्रा करने के लिए कहा गया। इसमें अपील ये भी की गई कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री मौसम का हाल जानकर ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। पर्यटन मंत्री ने बताया है कि इस यात्रा सीजन में अब तक चारों धामों में से यमुनोत्री धाम में 3 लाख से ज्यादा, गंगोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा और केदारनाथ धाम में 7 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ धाम में 8 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए आ चुके हैं। आगे ये भी बताया गया है कि 95,000 हेमकुंड साहिब के यात्रियों को भी जोड़ दिया जाए तो अब तक 23,80,448 यात्री उत्तराखंड में यात्रा सीजन के दौरान पहुंच चुके हैं। उन्होंने यात्रा के मद्देनजर पर्यटन विकास परिषद परिसर में बने चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सामने आए 50 नए मामलों में देहरादून के 39 मामले अलावा चमोली, हरिद्वार, नैनीताल के 3-3 मामले सामने आए हैं। इसी बीच पौड़ी और उत्तरकाशी के 2-2 मामले सामने आए। टिहरी और धमसिंह नगर में 4-4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अब प्रदेश में कुल 194 कोविड के केसेस दर्ज हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 140 मामले देहरादून से हैं। इसी सूची में दूसरे नंबर पर 13 मामलों के साथ हरिद्वार है और तीसरे नंबर पर 11 मामलों के साथ नैनीताल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना का कोई भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि दूसरी ओर बुधवार को प्रदेश में 7,288 लोगों की कोरोना वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने के साथ ही कोरोना बचाव की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। और इस बीच उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को आज सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया है। रामविलास यादव को बुधवार को ही उत्तराखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, तो वहीं अब प्रदेश में अपर सचिव पद पर वो तैनात थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिलने पर और लंबी पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब न हासिल होने के बाद यादव को बुधवार की देर रात ही करीब 2:15 बजे गिरफ्तार किया गया था। सिन्हा के मुताबिक मई के महीने में दर्ज मामले की प्राथमिक जांच के दौरान यादव के पास आय से 552% अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली। अमित सिन्हा के मुताबिक अब जांच जो है वो उपलब्ध अभिलेखों और यादव से पूछताछ के आधार पर उनकी कुल वार्षिक आय 50,48,204 रुपए है और व्यय 3,12,37,756 रुपए होना पाया गया, जो कि अनुपात नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी अधिकारी आय और व्यय की इस रकम के अंतर का कारण स्पष्ट नहीं कर पाए। इससे पहले सतर्कता विभाग की ओर से यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही जांच में उनके सहयोग न करने और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
आपको बताते चलें कि इस गिरफ्तारी से बचने के लिए यादव ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने यादव को कोई भी राहत न देते हुए उनकी सतर्कता विभाग के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए आदेश किया। आपको ये भी बता दें कि इसी क्रम में सतर्कता विभाग के समक्ष उनसे पूछताछ की हुई। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खाद्य मंत्री रेखा आर्या और विभागीय सचिव और आयुक्त सचिन कुर्वे ने जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादलों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुर्वे ने मंत्री से बीते रोज तबादले रद्द करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसी बीच मंत्री को भेजे पत्र में सचिव ने दो टूक कहा कि स्थानांतरण एक्ट में तबादलों के लिए मंत्री से अनुमोदन लेने का नियम नहीं है। तबादला आदेश निरस्त करने की स्थिति में विभाग में विधिक विविध और अराजकता का माहौल उत्पन्न होने की प्रबल आशंका है। सचिव और आयुक्त के इस रवैये से नाराज मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उन्हें एक्ट की जानकारी नहीं है। उनकी हठ धार्मिकता किसी निजी स्वार्थ की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने कार्मिक सचिव से सचिव कुर्वे की गोपनीय प्रविष्टि के संबंधित मूल पत्रावली तलब की है। इस बीच मंत्री ने यह भी बताया कि सचिव के इस आचरण और संपूर्ण स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है और मंत्री ने इसे रूल ऑफ बिजनेस का उल्लंघन बताया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मुख्य सचिव को पत्र लिखकर खाद्य आयुक्त पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे और उन्होंने आयुक्त से भी जवाब तलब किया था। ऐसी खबर के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।